डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स है। एक तो एक्सपर्ट जजमेंट है जिसमें आप एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। देन वी हैव एनालॉगस एस्टिमेटिंग। किसी को आइडिया है एनालॉगस एस्टिमेटिंग क्या चीज होती है? व्हाट इज एनालॉगस एस्टिमेटिंग? जी जनाब, एनालॉगस एस्टिमेटिंग क्या चीज होती है? बताया कि जब करते हैं फॉर हमने को पहले काम किया हो, तो जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो हम कहते हैं यार उस काम पे भी हमारे इतना मीन एक्सपेंस आया था, तो हम उसको थोड़ा रिलेट कर लेते हैं, उसमें कुछ माइनर से वेरिएशन करके तो हम उसको सेट कर देते हैं। वेरी गुड जी। सो हिस्टोरिकल की बेसिस के ऊपर आप कहते हैं कि मेरा इतना खर्चा होगा, ये एक्यूरेट नहीं है हिस्टोरिकल की बेसिस पे। लेकिन ये फौरन आप बता सकते हैं यार हमने पहले प्रोजेक्ट किया था उस पर इतना खर्चा हुआ तो इस पे कितना होगा। सो इट इज द टॉप डाउन अप्रोच। सिमिलर प्रोजेक्ट या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर हम एक एक्यूरेट करते हैं, इसको एनालॉगस एस्टिमेट कहते हैं। ये लेस नॉट वेरी एक्यूरेट होता है, लेस कॉस्टली होता है, फौरन हो जाता है, शॉर्टर पीरियड में हो जाता है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता। Then we have parametric estimating. Parametric estimating का आइडिया है कि वो क्या चीज होती है? जी जनाब, पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग क्या चीज होगी? सर इसमें एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप जो है वो बताते हैं बेसिकली कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के लिए। कोई ग्रॉस एरिया हो गया या स्क्वायर फुटेज में अगर एरिया दे देते हैं आप, या कोई लेंथ पैरामीटर वगैरह सेट कर लेते हैं ना सर कि इतने परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग पे इतना कॉस्ट आएगी, तो उसको कहते हैं सर। ये बेसिकली अगर स्क्वायर फुटेज में ले जाए, जो हमारी कंस्ट्रक्शन में देखें इसको, तो स्क्वायर फुट वगैरह में जो करते हैं हम लोग। बेसिकली ये भी हिस्टोरिकल की बेसिस पे होता है, ये भी हिस्टोरिकल की बेसिस पे होता है। ये भी एक्यूरेट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन हिस्टोरिकल की बेसिस पे हमने किन प्रोजेक्ट्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए तो उनके ऊपर स्क्वायर फीट का क्या रिलेशनशिप बन रहा था, कॉस्ट पर टर्न का क्या एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या बन रहा था, तो उसकी बेसिस पे। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कोई 10 प्रोजेक्ट किए तो मैं कह रहा था ग्रे फिनिश के ऊपर पर स्क्वायर फीट कॉस्ट मेरी क्या आ रही थी। सो वो जो है मैं उसको यूज कर लेता हूँ, उसको पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग कहते हैं। सो cost per cubic meter of concrete, cost per ton steel. So you make a relationship based on historical. So this is better than analogous, but this is also not accurate. बहुत ज़्यादा accurate नहीं है. This method is more accurate as compared to analogous, but it is not very. ये आप एक वो relationship बना लेते हैं mathematical. Cost per square feet, cost per cubic feet, cost per ton of steel. So this is also not very accurate, but as compared to जो हमारा एनालॉगस है उससे बेहतर है। Then we have bottom up estimating. Bottom up estimating क्या चीज है? What is bottom up estimating? Bottom up estimating क्या है? बॉटम अप एस्टिमेटिंग क्या है? जी जनाब। बॉटम अप सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी की एक चीज की डिटेल्स में जाएं, फाइन डिटेल जिसे हम कहते हैं, तो हम उसकी ईच एंड एवरीथिंग को काउंट करें। फॉर एग्जांपल मीन्स कि कोई उसमें छोटी चीज रिक्वायर्ड, कुछ ऐसी रिक्वायर्ड है, तो हम उसके एक्चुअल उसको करके, तो फिर जब हम लो लेवल स्टार्ट करके हम ऊपर लेके आए, मतलब उसकी कॉस्ट में करें। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है आपका, लेकिन इसको हम करते ये हैं कि ये WBS जो हमने बनाया होता है जिसमें हमारी चेकलिस्ट होती है, एक्टिविटीज होती है, हम उसको रोल अप की तरफ करते हैं। तो हमारे पास कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास
आपका बजट आ जाता है. सो दिस इज मोर कंज्यूमिंग कॉस्टली. सो सबसे पहले आपका WBS बना होना चाहिए, एक्टिविटीज जो जो करनी है वो पता होनी चाहिए. जब ये सारी चीजें होंगी तो आप चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो आप जो है वो बॉटम अप एस्टिमेटिंग कर सकें. So this is bottom up estimating is the most accurate method. उसके बाद parametric है और उसके बाद analogous. Then we have 3-point estimates. इसको हम PERT भी कहते हैं. इसमें 3 values होती हैं. एक आपकी optimistic value होती है, एक pessimistic होती है, एक most likely होती है. एक task जो है, एक बंदा कहते हैं 20 दिन में हो सकता है, एक कहता है 24 दिन में, एक कहता है 26 दिन में. सो हम उसकी एक एवरेज ले लेते हैं. एक इसका ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है. ऑप्टिमिस्टिक एक एवरेज ले लेते हैं तो कि 20, 24, 26 और डिवाइड बाय 3 कर देते हैं तो हमें एक एस्टिमेट आ जाता है कि ये काम कब हो सकता है. सो इसको हम 3-point एस्टिमेट करते हैं बेस्ड ऑन वेरिएशन. Then we have alternative analysis, contingency reserves. ये unknown knowns के लिए जो हमें पता है कि कोई ऐसे रिस्क हैं जो कि अकर हो सकते हैं, कोई रेन हो सकती है, कोई नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर हो सकती है, कोई कटिंग ऑफ वीट हो सकता है, कोई इशू जो हमें पता है जो कि हो सकता है. नोन अननोन्स के लिए हम कुछ पैसे रखते हैं, कॉन्टिजेंसी प्लान रखते हैं, उसको हम कॉन्टिजेंसी रिजर्व कहते हैं. और मैनेजमेंट रिजर्व क्या चीज है? व्हाट इज मैनेजमेंट रिजर्व? को बताएगा व्हाट मैनेजमेंट रिजर्व क्या होता है? 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 तो बता सकते? ये अननोन अननोन्स के लिए होता है. ये कोई ऐसी चीज अकर हो जाए जो 2020 के अंदर हमें पता नहीं था, 2019 में पता नहीं था कि कोविड भी कोई चीज है, कोविड हो जाएगा, कोई पेंडेमिक इस लेवल का ह्यूज लेवल पे आ जाएगा. तो ये मैनेजमेंट प्रिवेंशन, ये आपके बजट का पार्ट जरूर होता है लेकिन ये आपकी कॉस्ट बेसलाइन का पार्ट नहीं होता. ये अगर आपने यूज करना है तो मैनेजमेंट के पास जाके इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा. सो मैनेजमेंट रिजर्व्स कॉस्ट बेसलाइन का पार्ट नहीं होता. आपकी प्रोग्रेस कॉस्ट बेसलाइन के अगेंस्ट मेजर होती है. मैनेजमेंट रिजर्व्स आर not part of your cost baseline. It is for unknown unknowns. Unknown unknowns के लिए इस्तेमाल. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, स्प्रेडशीट्स हैं जो कि आपकी यूज होती हैं. The main output of process is cost estimates. Estimates include factors, manpower है, material है. अच्छा, जो cost estimates होते हैं ना, वो मैन पावर के लिए भी होते हैं, वो मटेरियल के भी होते हैं, वो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड के लिए भी होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी चीजें हमें रिक्वायर होती हैं उनके लिए हम कॉस्ट एस्टिमेट्स करते हैं. सो बेसिस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स जो मैंने आपको कहा वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रोसेस शुड बी पार्ट ऑफ रेगुलर आउटपुट. जो अजम्पशंस होती हैं वो बार बार हमने विजिट करनी होती है. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी नीड टू गो फॉरवर्ड एंड डिटरमिन बजट. द प्रोसेस ऑफ हम बजट को कैसे डिटरमिन करते हैं? हम इसमें अप्रोच जो यूज करेंगे वो बॉटम अप अप्रोच हो. सो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल और वर्क पैकेजेस ये लोएस्ट लेवल पे होती हैं. प्रोजेक्ट बजट इज डेवलप्ड फ्रॉम estimates of previous process. This is done by adding all your cost, all work packages and adding them together to form a budget. इसके लिए हमारे 6 इनपुट्स हैं, 6 टूल्स एंड टेक्निक्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं जो हमने यूज करनी होती है. सो वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, cost management plan, resource management plan, scope baseline. Then we have project documents, cost estimates, basis of estimates, project schedule, risk register. Business case, benefit management plan. There are different kinds of agreements, enterprise environmental factors, OPAs, organizational process assets. So cost aggregation is a process by which estimates developed by work packages are added and rolled up. Costs are
added together to determine the total budget, contingency figures out to added work package के estimates. So ये हम कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको डायग्राम की शक्ल में बताऊंगा कि कैसे होता है. वर्क पैकेजेस होते हैं, उनको हम एड अप करते हैं, वो हमारे कंट्रोल अकाउंट्स बन जाते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स को करते हैं तो हमारी कॉस्ट बेसलाइन बन जाती है. So these figures are added together to determine budget. Total budget में management reserves are a part, cost baseline में management reserves part नहीं होते. Data analysis, contingency reserves, management reserves, historical information हम review करते हैं, parameters, mathematical relationships करते हैं. Then there is known as a चीज हम करते हैं funding limit reconciliation, वो मैं अभी आपको discuss करता हूँ, और finance. So cost baseline is a project budget जो कि approve होता है. It does not include management reserves. After the cost baseline approved, अगर हम कोई cost baseline में change होता है तो हम फौरन implement कर देंगे या उसका कोई process होगा. Project में कोई भी change होगा वो फौरन implement होगा या उसका कोई process होगा. किस तरह होगा change implement? जी जनाब. कोई भी चेंज होगा वो फौरन इम्प्लीमेंट हो जाएगा या उसमें टाइम टेकिंग होगा, किस तरह होगा चेंज इम्प्लीमेंट? सो जब भी हमने कोई चेंज लेके आना है तो वो फौरन इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो पूरे प्रोसेस से जाएगा, उसका इम्पैक्ट स्टडी होगा और उसकी बेसिस पे हम चेंज को अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे. जनरली ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है जो कि उसको अप्रूव या रिजेक्ट करता है. मैनेजमेंट रिजर्व्स अगर आपको जरूरत होंगे प्रोजेक्ट वर्क में तो द चेंज कंट्रोल प्रोसीजर यूज. सर इसमें एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप जो है वो बताते हैं बेसिकली कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के लिए. कोई ग्रॉस एरिया हो गया या स्क्वायर फुटेज में अगर एरिया दे देते हैं आप, या कोई लेंथ पैरामीटर वगैरह सेट कर लेते हैं ना सर कि इतने परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग पे इतना कॉस्ट आएगी,